Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर गैप पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज है अबाउट द हंगर रिपोर्ट ऑफ 2023. अब देखो ये रिसेंटली में ही आई है आपकी रिपोर्ट और ये रिपोर्ट निकाली गई है बाय यूएन की एजेंसीज प्लस सम डेवलपमेंट ग्रुप्स. सो उन लोगों ने साथ में ये आपकी रिपोर्ट निकाली है रिसेंट में. पहले हम थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ेंगे जो इस रिपोर्ट में मेंशन थे एंड देन वी डू आवर एनालिसिस फ्रॉम दैट. ओके, सो इन्होंने बोला है कि नियरली 282 मिलियन पीपल इन 59 कंट्रीज suffered from acute hunger in 2023. ओके, सो ये काफ़ी बड़ा नंबर है एंड इसमें जो कंट्रीज हैं दे आर ऑल्सो 59 कंट्रीज जिसमें ये प्रॉब्लम देखी गई इन 2023. अब देखो इसमें बोला गया कि द वॉर टोन गाजा वो टेरिटरी थी जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल वर फेसिंग फेमाइन, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने ये हंगर इशू वाली प्रॉब्लम देखी गई. ऑब्वियसली वहाँ पर आपकी वॉर है तो ये प्रॉब्लम तो वो लोग देखेंगे ही, या वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर आपका देखने को मिलेगा ही. ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट दे सेड दैट 24 million more people when you compare it to 2022. अगर आप 2022 से कंपेयर करोगे तो इस बार 2023 में अराउंड 24 million लोग और ज़्यादा ऐड हो गए इन नंबर्स में that were facing this problem of food insecurity. Okay, so this was being said. उसके अलावा बोला गया कि जो नंबर ऑफ नेशंस थे आपके, नंबर ऑफ नेशंस ऑल्सो इंक्रीज. पहले जिन नेशंस में ये फूड की इशू देखी गई थी वो काफ़ी कम थे, बट जो इस बार देखा गया 2023 में द नंबर ऑफ नेशंस ऑल्सो इंक्रीज एंड दे ऑल्सो एक्सपैंडेड. मोर ओवर इन्होंने बोला कि एक तो आपकी प्रॉब्लम थी वॉर की जिसकी वजह से सिचुएशन देखी गई, लाइक दे बेसिकली मेंशन गाजा देयर, राइट. नेक्स्ट चीज इन्होंने बोला कि जो आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रहे 2023 के, they were also one of the reason जिसकी वजह से आपकी ये फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम बढ़ी. प्लस there were a lot of economic shocks that also added to the numbers. Moreover, इन्होंने कहा कि 2023 was the 5th consecutive year of rises in the number of people suffering from acute food insecurity. So 2023 5th टाइम एक ऐसा ईयर आया है जिसमें ये नंबर आपका इंक्रीज करता ही जा रहा है. ओके, मोर ओवर देखो एक चीज़ उन्होंने बोली यहाँ पर कि जो ये पॉपुलेशन थी जो अफेक्ट हो रही है इस फूड इनसिक्योरिटी से, उसकी परसेंटेज भी आपकी एग्जैक्टली डबल देखी गई है. पहले आपकी 11% थे वो लोग एंड नाउ दे आर 22%, सो एग्जैक्टली डबल देखी गई. ओके, नेक्स्ट चीज़ हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट. अब इन्होंने बात करी है यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की, राइट. अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं. देखो इन्होंने फैक्ट्स एंड ऑल तो बताए कि देखो आपके डबल हो गए. पहले 11% पॉपुलेशन थी जो इससे अफेक्टेड थी, अब देखा गया कि वो 22% हो चुकी है, राइट. नेक्स्ट चीज जो इन्होंने बोली कि नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो इंक्रीज, प्लस नंबर ऑफ कंट्रीज, जो कंट्रीज थी इसमें वो भी आपकी बढ़ चुकी है. अब ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पर ये फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखी गई है. अब इसी रीजंस में क्या क्या आ जाएंगे. देखो पहला रीजन जो काफ़ी ऑब्वियस है उसमें आ जाएगा सबसे पहले आपका वॉर, राइट. अगर आपका नेशन में वॉर चल रही है या ऐसी इशू चल रहे हैं देन वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आपकी देखी जाती है कि फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम वहाँ पर रहती है. अब इसमें देखो आपने देखा कि वॉर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा रीजन्स में रही है, लाइक हमने देखा रशिया और यूक्रेन में रही. देन वी सॉ कि इजराइल और गाजा में भी आपकी बहुत लंबे टाइम से आपकी वॉर चल रही है, राइट. सो दीज आर वन ऑफ द रीजन्स. देन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आप आ जाओगे जैसे आपका मिडिल ईस्ट है, एशिया का जो आपका मिडिल ईस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके इश्यूज चलते ही रहते हैं. बीच में हमने देखा था कि ईरान और पाकिस्तान ने अपने पे अटैक्स एक्सचेंज करे. देन हमने देखा इजराइल और ईरान अटैक्स एक्सचेंज कर रहा है. पैलेस्टीन में आपकी प्रॉब्लम रहती है. सो बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते हैं बिटवीन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रुप्स. मोर ओवर देखा हमने, देखो हेती हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो उस रीजन में भी देखा गया कि बिकॉज ऑफ गैंग वॉर्स एंड ऑल जो आपकी उस रीजन पर्टिकुलर उस रीजन में चलती रहती है उसकी वजह से भी ये सारे इश्यूज आपके बढ़ते जाते हैं. ओके, मोर ओवर बहुत बार हमने देखा, देखो कुप जैसी सिचुएशन अगर आ जाती है आपकी
जैसे म्यांमार में चल रही है या बाकी जगह चल रही है, तो उनसे भी पूरा जो आपका सिस्टम है ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द नेशन बहुत ज़्यादा टॉपल डाउन कर जाता है, और ये जो इनसिक्योरिटी है वो आपकी इंक्रीज करने लग जाती है। ठीक है, सेकेंड रीजन जो इसमें क्लियरली मेंशन है आपका, दैट इज योर क्लाइमेट चेंज। अब हर जगह आप ये क्लाइमेट चेंज वाली चीज़ तो देख ही सकते हो कि ये हर चीज़ को आपकी इफेक्ट कर ही रही है। ओके, क्लाइमेट चेंज में आप जाओ, आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखी गई, बहुत जगह आपने देखा कि फ्लड्स हो रहे हैं। दूसरी जगह देख रहे हो आपकी ड्रॉट की सिचुएशन आई हुई है, सूखा पड़ा है बहुत सारी जगह। ठीक है, इसमें आपकी अल नीनो ने भी इफेक्ट किया काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो ऑल ऑफ दी सिचुएशन ऑल्सो, जो क्लाइमेट आपका कंटिन्यूसली चेंज करे जा रहा है, उसकी वजह से भी ये फूड इनसिक्योरिटी की आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ओके, so these were the reason and this is the kind of analysis. Moreover, when we talk about food insecurity, आपके पास 3 A's आते हैं। ठीक है, 3 A's क्या क्या है? पहली चीज हो जाती है आपकी एक्सेसिबिलिटी, आपके लिए फूड एक्सेसिबल है या नहीं है। कुछ रीजन्स में जहाँ पर आपका क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस में आपके पास फूड की ही प्रॉब्लम आ रही है, मे बी आपके पास फूड एक्सेसिबल ही नहीं है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपकी अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है लोगों के पास फूड या नहीं। अब वॉर्स की सिचुएशन में देखोगे तो लोगों के पास वहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब है नेशन की कि दे कैन नॉट अफोर्ड दिस मच ऑफ फूड ऑल्सो, फूड की भी इनसिक्योरिटी है, मे बी लोगों के पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है वहाँ पे फूड की। एंड लास्टली वी कम टू द पॉइंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, कि लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस देखे हैं हमने, इन्फ्लेशन आपका इतना बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा है बहुत सारे प्लेसेस में हम इनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम्स में आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे फूड, देन ऑल्सो दिस फूड इनसिक्योरिटी का ये जो गैप है, और जो लोग इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में आते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द न्यूज़। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द इलेक्शन न्यूज़। अब देखो, हम ज़्यादातर इलेक्शन पे डिस्कस नहीं करते हैं। अब इसका मेन रीज़न ये है कि आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, मोस्टली वो चाहते हैं कि आप देखो, आप न्यूट्रल रहो इन सब स्टैंड्स में, राइट। आपके एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप डिफेंस में जा रहे हो तो एक बहुत ही न्यूट्रल रहना चाहिए। और इलेक्शन में देखो, इलेक्शन आपको पॉलिटिक्स से रिलेट करता है, और पॉलिटिक्स में बहुत कुछ पॉसिबल है और हर एक चीज़ पॉसिबल है, राइट। सो यू डू नॉट नो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, बट आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स जरूर पता रहनी चाहिए। और ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी थी बिकॉज ये रिसेंट में हुई है आपकी इलेक्शन में। अब देखो न्यूज़ क्या थी, उस पर हम जाते हैं। न्यूज़ ये थी कि अभी रिसेंट में आपकी सूरत में देखा गया, सूरत की जो आपकी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इन गुजरात, वहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो अनअपोज्ड आपका इलेक्टेड डिक्लेयर हो गया। ठीक है, वो अनअपोज्ड आपका इलेक्शन जीत चुका है। वहाँ पर इन्होंने को नीड ही नहीं पड़ी कि इलेक्शंस भी आपकी कंडक्ट करें। ओके, सो दैट वाज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एक ही पर्सन खड़ा था, कुछ कोई भी जना उसे अपोज करने वाला था ही नहीं उस पर्टिकुलर प्लेस में। सो उसको ही विनर डिक्लेयर कर दिया गया और वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए। लोगों को नोटा तक प्रेस करने का, दैट नोटा ऑप्शन भी प्रेस करने का उन्हें, they were not given that opportunity as well. Okay, so this was what happened in सूरत. Okay, अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक ही कैंडिडेट है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोई इसके अपोजिंग है ही नहीं, सो उसे इलेक्ट कर देते हैं आपकी इलेक्शन कमीशन। ओके, इट हैज़ हैपेंड पहले भी और अब भी हुआ है। इसके साथ एक और चीज़ देखी गई, जो देखी गई कि इन इलेक्शन में, इस पर्टिकुलर इलेक्शन में एक बात देखी गई कि एक और जो आपकी अपोजिंग कैंडिडेट था ऑन दिस, उसका जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल कर दिया गया। रीजन फॉर द कैंसिलिंग, व्हाट वाज दैट रीजन, हम उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट है कि आप इलेक्शन में कैसे रिजेक्ट होते हो, तो वो प्रोसेस हम जरूर पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें क्या होता है कि आपका सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, वो आपका ले डाउन करता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर अ वैलिड नॉमिनेशन। सो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? पहली बात तो जो आपका इलेक्टर होना चाहिए, दैट शुड बी अबव 25 ईयर्स। ये हमें सबको पता है कि लोकसभा के अगर आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो, देन योर एज शुड बी अबव 25। अगर आप राज्यसभा की इलेक्शन में जाते हो, देन इट शुड बी अबव 30 ईयर्स। ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरिया ये हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए खड़े हो सकते हो इंडिया के अंदर, बट आपको प्रपोजर्स चाहिए होते हैं। यू नीड प्रपोजर्स, कैंडिडेट नीड्स प्रपोजर्स, और जो प्रपोजर्स होते हैं, दीज प्रपोजर्स शुड बी फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो, जो प्रपोजर्स हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके होने चाहिए फर्स्टली।
और वो आपके नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं, उनको वो साइन करते हैं, ठीक है। वही प्रपोजर्स नॉमिनेशन पेपर्स आपके साइन करते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है कि अगर आप किसी रिकग्नाइज पार्टी से खड़े हो रहे हो, किसी रिकग्नाइज पार्टी से खड़े होगे तो आपको सिर्फ एक प्रपोजल की नीड है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिकग्नाइज पार्टी है, ओके। बट अगर आप किसी अनरिकग्नाइज पार्टी से हो, ओके, अनरिकग्नाइज पार्टी या इंडिपेंडेंटली आप खड़े होते हो, देन आपको 10 प्रपोजल्स की नीड है, तो आपको 10 प्रपोजल्स की नीड होगी। सो दिस इज द कंडीशन दैट इज लेड आउट। अब न्यूज में क्या देखा गया, हम उसे डिस्कस करेंगे। न्यूज में ये देखा गया कि जो आपकी दूसरी पार्टी थी दैट वाज कांग्रेस। सो जो कांग्रेस से आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उस कैंडिडेट ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स, वो 3 नॉमिनेशन पेपर्स लेके गया था, जस्ट टू बी वेरी श्योर। रिक्वायरमेंट एक की थी बट वो 3 लेके गया था, और देखा गया कि उसके तीनों के तीनों पेपर्स ही जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं आरओ ने रिजेक्ट कर दिए, ओके। सो ऑल 3 ऑफ देम गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द रीजन, उन्होंने बोला कि जो उसमें सिग्नेचर है वो वैलिड नहीं है आपका, वो मैच नहीं कर रहा है। दिस वाज द रीजन दैट वाज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, अगर आप किसी पार्टी से खड़े होते हो तो उस पार्टी के पास एक ऑप्शन होता है, कि आप एक सब्स्टिट्यूट को भेज सकते हो। अगर आपका पहला कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया है इन एनी केस, इन एनी सिनेरियो, तो आप एक सब्स्टिट्यूट को भेज सकते हो। सो इन्होंने भी एक सब्स्टिट्यूट को भेजा एंड देखा गया सेम चीज, उस सब्स्टिट्यूट के भी जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो भी कैंसिल कर दिए गए या वो भी रिजेक्ट कर दिए गए बाय द आरओ। सो दैट वाज द थिंग दैट हैपेंड देयर इन सूरत, ओके। सो गुजरात में ये चीज हुई थी आपकी, और यही चीज आपकी न्यूज में थी। इसके अलावा देखो सेक्शन 36 की बात की गई थी इस आर्टिकल में। ये कहता है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये कहता है कि जो आपका आरओ है वो बिना किसी वैलिड रीजन की रिजेक्ट नहीं कर सकता है नॉमिनेशन पेपर्स को, ओके। सो दिस हैज बीन सेड। नेक्स्ट आप ये आर्टिकल पूरा कंप्लीट देख सकते हो, आई हैव हाईलाइटेड इट। सो इसकी आपको इमेज भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसकी आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहां पर जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर हम पीपीडीडी सेशंस भी रखते हैं आपके, ठीक है। टैट एंड ऑल इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे ATACM। सो व्हाट आर दीज ATACMs? इज योर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स, और ये आपके यूएसए के हैं, ठीक है। यूएसए में आपके मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब रिसेंट में यूएस ने ये जो मिसाइल्स है वो यूक्रेन को दी है एज अ पार्ट ऑफ देयर मार्च एड के पार्ट से, पैकेज से इन्हें दी गई हैं, क्योंकि यूक्रेन में देखो फाइट चल ही रही है अगेंस्ट रशिया। यूक्रेन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो अदर नेशंस आर आल्सो ट्राइंग टू हेल्प यूक्रेन है, वो आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंट में हमने ये भी देखा था कि आपका यूक्रेन में प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज आर्म्स जो थे वहां पर वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए थे, ओके। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सो इट्स अ कन्वेंशनल सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन सिस्टम। पहली चीज याद रखना, सरफेस टू सरफेस है ये, कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स वेल बियॉन्ड द रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग आर्मी कैनन्स, रॉकेट्स एंड अदर मिसाइल्स। मैन्युफैक्चर किसने करा है? मैन्युफैक्चर करा है यूएस की डिफेंस कंपनी दैट इज लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है आपका। नॉन ऑपरेटर है, ठीक है। देखो यूएस में तो है ही है, उसके अलावा कौन सी अदर नेशंस है जिनके पास ये वेपन है आपका? तो पहले आ जाता है बहरीन, देन वी हैव ग्रीस, देन वी हैव साउथ कोरिया, देन ताइवान एंड देन यूएई जिनके पास है। मोर ओवर ये आपका 24/7 ऑल वेदर सरफेस टू सरफेस इनर्शियली गाइडेड मिसाइल है, और इसकी रेंज है आपकी 190 माइल्स और 305 किलोमीटर्स, ओके। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो, ये आपका मिसाइल सिस्टम दिस इज है। नेक्स्ट ऑन वी कम टू द सीए पार्ट। अब देखो रिसेंट में आपका वर्ल्ड अर्थ डे हमने सेलिब्रेट किया था, ये हमने 22 को सेलिब्रेट किया था, 22 ऑफ अप्रैल को। उस दिन देखा गया कि इंडिया ने अपनी लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील करी है, और कहाँ अनवील करी है? ये अनवील करी है हमने न्यू दिल्ली में फर्स्टली, ठीक है। अब ये आपका CSIR है ऑर्गेनाइजेशन, उसका इनिशिएटिव था, और मेन पर्पस ये था कि अवेयरनेस बढ़े अबाउट क्लाइमेट चेंज और उसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वी हैव नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। अब देखो ये चैलेंज आपका कंडक्ट हुआ था, यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे, और देखा गया कि 2 इंडियन स्टूडेंट्स की जो टीम थी दैट शाइन आउट एंड दे वन अवार्ड्स ऑल्सो। सो कौन से 2 अवार्ड्स थे? पहले 2 अवार्ड्स हैं यहाँ पर। पहला आपका क्रैश एंड बर्न, सो ये अवार्ड जीता गया बाय द KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये आपका दिल्ली NCR में लोकेटेड है। देन वी हैव द रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला टू कर्नाटका इंटरनेशनल स्कूल को, ओके। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर कंपनी।
अब देखो, पहले तो चाइना की मोबाइल की कंपनी थी दैट वाज लीडिंग दिस चार्ट, एंड रिसेंटली चाइना की कंपनी को रिप्लेस कर दिया गया है एंड बन चुकी है जियो आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर बाय डेटा ट्रैफिक कंजम्पशन। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं पासपोर्ट रैंकिंग पे। अब देखो, रिसेंट में आपकी एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, द नेम इज कंपेयर द मार्केट AU। सो देखो, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक सर्वे करा आपका, इन्होंने कंपैरिजन करा कि चीपेस्ट पासपोर्ट किस किस कंट्री के हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड प्लेस पे आया है, सेकंड प्लेस पे इंडिया आया है, हमारा इंडियन पासपोर्ट ये सेकंड चीपेस्ट है। वी माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज, बट हमारा काफी चीप है। और फर्स्ट पे है आपका UAE का यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखो, आपको पता होगा US का, यूरोप का, द वीजा इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉस्टली देयर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी न्यूज है। देखो, अब यहाँ पर एक आपका प्लेयर है, प्रोफेशनली उन्होंने फेयरवेल बिड कर दिया है स्पोर्ट्स से। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेम है आपका सौरव घोषाल, यहाँ पर नेम ऑफ द प्लेयर, एंड इनका स्पोर्ट किससे रिलेट करते हैं, ये स्क्वॉश से रिलेट करते हैं। सो आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे वर्ल्ड मलेरिया डे पे। अब किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये हम, या ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली अप्रैल 25 को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। आपको बताना है कमेंट्स में कि कौन सी आपकी मॉस्किटो है जो ये आपकी जो डिजीज है वो स्प्रेड करती है। ठीक है, नेक्स्ट इस बार का थीम है आपका एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट ऑन वी कम टू द इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT ओके डे। अब ये जो सेलिब्रेट होता है ये अप्रैल महीने के 4th ऑफ थर्सडे को आपका सेलिब्रेट होता है फर्स्ट। मेन एम क्या है, मेन एम है कि इनकरेज करे गर्ल्स को, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में है और जो भी आपकी स्टेम की फील्ड में है, साइंस एंड टेक वाली में, उनको इनकरेज करे। यही मेन पर्पस है कि उस फील्ड में ये एजुकेशन या करियर आपका परस्यू करें। नेक्स्ट ऑन एक बुक आई है आपकी रिसेंट में, ये बुक रिलीज की गई है बाय गोवाज गवर्नर, द नेम इज PS श्रीधरन पिल्ले। ठीक है, नेम ऑफ द बुक इज हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। सो ये नेम है। ये ट्रायलॉजी आई है, ये 3rd बुक आई है इसी की। इससे पहले जो आपकी 2 बुक आई थी वो थी हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, एंड उससे पहले थी आपकी डिस्कवरी ऑफ वमन वृक्षा कला। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज के टॉप 4 वर्ड्स पे। द फर्स्ट वर्ड इज स्टिम्युलेटस, which means loud, excited, emotional, involving a lot of violence, confusion or disorder. Then we have gleefully. Gleefully means you are happy or joyous. So आप उस वे में कोई भी काम करते हो. Then we have stride, which means बहुत ज़्यादा loud sound. Okay. Then we have graft, which means dishonest activity in which people with power use their position to get money or advantage. Lastly, हम आ जाते हैं आपके question for the day पे. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end this session here. Thank you for watching.